नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज इस सेशन में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्लास 11 का वार्षिक का पेपर हुआ था, है ना? वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 क्लास 11 बायोलॉजी। तो जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है, देखो बहुत अच्छा पेपर आया है, सारा सिलेबस के अंदर से तो आया है पूरा का पूरा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। मेरे पास भी कॉपियाँ वगैरह आई हुई है, तो मैं चेक कर रहा था। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी से जो हमारा पेपर था, उसमें से 1 से 28 तक क्वेश्चन कितने कितने नंबर के थे? एक एक नंबर के, यानी कि एक एक नंबर के थे और वन लाइनर क्वेश्चन थे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिक्त स्थान, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एक वन लाइनर वगैरह करके। जैसे अपन कहते हैं कि बहुविकल्पात्मक रिक्त स्थान और अतिलघुरात्मक क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है। तो देखिए, अब ये 1 से 28 तक एक एक नंबर के थे। इसके बाद में 29 से 34 तक तुम्हारे कितने नंबर के थे? 1.5 नंबर के थे, ठीक। इसके बाद में देखना, 35 से 40 तक तुम्हारे कितने नंबर के थे? 2-2 नंबर के थे। और 41 से 43, 41, 42, 43 ये 3-3 नंबर के थे। और जो 44वां क्वेश्चन और 45वां क्वेश्चन था, वो तुम्हारे 6 नंबर का था, है ना? ऐसे करके तुम्हारे कितने नंबर का पेपर हो जाता है? टोटल 70 नंबर का। तो पूर्णांक कितने था तुम्हारे? 70 नंबर। अब जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा, तो किया भी होगा। देखो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जैविक नाम में जो जीव का नाम लिखा जाता है, बॉटनिकल या जिसका भी नाम लिखा जाता है, तो वो पूछा है कि जैविक नाम में, जैविक नाम, तो जैविक नाम में जो पहला अक्षर होता है वो किसका लिखा जाता है, ये पूछा गया है उसने। तो अपन को पता है कि पहला अक्षर किसका लिखा जाता है? वंश का। दूसरा किसका लिखा जाता है? जाति का। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसमें वंश, जो कि तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है। अब देखो, मैं तुम्हें क्या है ना, ये से पूरा पेपर पढ़ के बताऊंगा। तुम्हें पता रहता है कि जब पेपर का आंसर की चेक की जाती है, तो आंसर के में केवल अपन किसको बताते हैं? उत्तर को बताया जाता है। बहुत अच्छा पेपर था, देखना एक एक करके अपने सुझाव दे। दूसरा क्वेश्चन था कवकों में संचित भोजन। क्या पूछा था उसने? कवकों में संचित भोजन। अब देखो, कवकों में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और जो अपनों में संचित भोजन होता है वो भी इसी रूप में पढ़ा जाता है। तो सभी जो जीव होते हैं, जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, उन सभी में क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसका आंसर हो जाएगा। ये द वाले ऑप्शन में दिया गया है तुम्हारे। तो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, है ना? अब तीसरे का देखो। तीसरा कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती? इसमें दे रखे पेनिसिलियम, एगेरिकस, वोल्वॉक्स और नॉन स्टॉप। तो अपने को पहले जब तुमने पढ़ा होगा तो आराम से पढ़ा होगा कि नॉन स्टॉप जो होता है, नॉन नॉन स्टॉप और एनामिना। नॉन स्टॉप एक ऐसा सेवल पढ़ते हैं अपन, नॉन स्टॉप में ऐसे पढ़ते हैं अपन, जब इसको मोनेरा जगत में पढ़ा जाता है नॉन स्टॉप को, नॉन स्टॉप एनाबिना ये पढ़ा जाता है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पढ़ी जाती, है ना? हेटेरोसिस कोशिका का निर्माण करता है, ये एचा करती है ना? इस प्रकार से एचा करती कोशिका बनाता है। और ये नॉन स्टॉप में इसमें क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, सॉरी कोशिका झिल्ली बोल दिया होगा। नॉन स्टॉप में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? केंद्रक झिल्ली। अब देख लेते हैं अपन, ये जो क्वेश्चन है इनके मैंने बहुत सारों के आंसर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, तो इनको देखेंगे कि किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है और क्या किया जाता है। तो देखना एक एक करके सभी के अंदर देखना कि अपन ने जो उत्तरमाला बनाई है, उत्तरमाला के अंतर्गत यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसका आंसर क्या है ना? तो देखते हैं अपन पहले का पहले में क्या पढ़ा था अपन ने कि अपन ने इसमें वंश के नाम को, जो इसमें बोटैनिकल नाम लिखा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि किसी का भी जैविक नाम लिखा जाता है तो वंश पहले लिखा जाता है, उसके बाद में जाति लिखी जाती है ना? तो इस प्रकार उत्तरमाला में अपन ने लिख दिया है कि किसमें क्या लिखा जाएगा। तो पहले में अ है, दूसरी में दो द पढ़ दिया था ग्लाइकोजन के रूप में, तो पहले में वंश यही लिखा जा रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरे में ग्लाइकोजन। इसके बाद में अपन ने तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था कि केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती? तो नॉन स्टॉप, तो इसका भी द हो जाता है ना?
नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप के बाद में ध्यान रख लेना कि सवन ऊतक तंत्र में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो अपन जानते हैं कि इसमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें दोनों पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि झिल्ली रहित कोशिका अंग का उदाहरण पूछा है, तो राइबोसोम होता है, इसमें आ जाएगा राइबोसोम। इधर लिखता जा रहा हूं मैं किसमें क्या है। छठा क्वेश्चन है कि किसमें रंभ का भाग कौन सा नहीं, तो जाइलम, फ्लोएम और परिरंभ ये तो होते हैं और अंतस्थ होता है, इसका भाग नहीं होता, जिन्हें यानी कि एंडोडर्म, एंडोडर्म यानी आंतरिक त्वचा। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन देखते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन है तुम्हारे कि व्यावर्ती पुष्पदल विन्यास किसमें पाया जाता है, तो ये सभी को पता है, गुड़हल में पाया जाता है, गुड़हल दे रखा है, गुड़हल। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है एथिलीन हार्मोन पर, एथिलीन हार्मोन जो होता है वो किस पर कार्य करता है, तो ये फलों को पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। इसके बाद में नवा क्वेश्चन है रंध्र की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो जो अंदर की भित्ति होती है उसकी द्वार कोशिका होगी, द्वार कोशिकाएं पड़ती है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर की भित्ति मोटी होती है। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं कि इंद्र वाली भित्ति मोटी होती है। पद कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पद कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, एंडोड्रम में, एंडोड्रम में पाई जाती है पद कोशिकाएं, तो इसके लिए ब हो जाएगा, एंडोडर्म हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थान आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। पहला पूछा है मेंढक का गण कौन सा है, तो देखो एन्यूरा होता है, एन्यूरा जो कौन होता है ये मेंढक का होता है, एन्यूरा, और इसी को अपन सेलिएंसिया भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सेलिएंसिया, सेलिएंसिया भी इसी का नाम है। इसने दूसरा क्वेश्चन दिया है 12वें क्वेश्चन के रूप में, सिलेजिनेला व साल्विया किस टेरिडोफाइट के उदाहरण है, तो इसमें पढ़ते हैं अपन सम बीजाणु और विषम बीजाणु, तो विषम बीजाणु के अंतर्गत पढ़ते हैं अपन सिलेजिनेला और साल्विया, है ना। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये पूछ लिया उसने पूछा है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो मैट्रिक्स या आंतरिक झिल्ली बोल सकते हैं। इसके बाद में मेंढक में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। इसके बाद में एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितना श्वसन जो श्वास बार बार लेता है, तो उसमें 15 से 16 बार होता है, लेकिन तुम्हारे जो बुक में दिया गया है 12 से 16 बार दे रखा है। इसके बाद में उसने पूछा है कि जो अपनी किडनी होती है उस किडनी में 1 मिनट में जो निस्पंदन की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है, यानी कि गुच्छे निस्पंदन दर। गुच्छे निस्पंदन दर के बाद में उसने एक क्वेश्चन पूछा 18वां कि एक एंजाइम में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में, तो ये विश्व एंजाइम होता है। इसके बाद में उसने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, क्वेश्चन नंबर 19वां था मियोसिस अर्धसूत्री बंध को सब जानते हैं, कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाती है। 19वें क्वेश्चन में क्या होगा, 2n है अगर, तो 2n में अर्धसूत्री बंध के बाद में क्या रह जाएगा, n आधी रह जाएगी, है ना। जैसे मनुष्य में 46 पाई जाती है, तो 46 में से कितनी रह जाती है, अर्धसूत्री बंध के बाद 23 रह जाती है ना। तो ये चीज याद रखना, 19वें में आ जाएगा। 20वां है जिसमें पूछा है कि जेमा कब किसमें पाया जाता है, जेमा को ब्रैफाइट में पाया जाता है, जिसे लीवर वर्ड बोला जाता है। इसका सामान्य उदाहरण कितने, मार्केंसिया इसका सामान्य उदाहरण है, तो मार्केंसिया स्पेशल याद रख लेना, मार्केंसिया में पाया जाता है। इसके बाद में देखो तुम्हारे दे रखा था पुष्प अक्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है, पुष्प क्रम कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है 22वां घास में द्वार कोशिकाएं किस आकार की होती है, डंबलाकार आकार की होती है। घास में कोशिकाएं जो होती है ना द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल जिन्हें बोला जाता है, वो डंबलाकार होती है। मेंढक के लार्वा का नाम क्या होता है, टेडपोल होता है। टेडपोल को जब आयोडीन में रखा जाता है तो वो कायांतरण के द्वारा किसमें बदल जाता है, कायांतरण का ध्यान रखना, कायांतरण टेडपोल जो लार्वा होता है वो कायांतरण के द्वारा वेस्ट मेंढक में चेंज होता है और उसमें वर्धित हो लगा तो एचसीसी का अम्ल होता है। इसके बाद में उसने पूछा है FADH2 एक अणु FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है 2 एटीपी बनते हैं। इसके बाद में पूछा है काइनेटीन, काइनेटीन क्या है, तो काइनेटीन क्या होता है, साइटोकाइनेट पादाकार अणु होता है, उसी का प्रकार होता है ये काइनेटीन, ये भी याद रख लेना। इसके बाद में उसने पूछा है ETS की फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। उसने पूछा है VC जो अपनी फेफड़ों की जो क्षमता होती है ना, श्वसन की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, तो देखो ये सभी का योग होती है, IRB, TB और ERB तीनों का योग होती है जो VC कहलाती है। ये 3400 से 4800 ml तक पाई जाती है। इसके बाद में उसने पूछा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये एक रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो भ्रूण से संबंधित रोग होता है। इसमें क्या किया जाता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव जब एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रथम प्रसव के दौरान जो भ्रूण की है मृत्यु हो जाती है। इसके लिए अगर इसकी रोकथाम करनी है तो एंटीजन डी का टीका लगाया जाता है, यानी कि एंटीबॉडी बनाना जरूरी है एंटीजन के इसके फलस्वरूप। इसके बाद में देखो ये 29वें क्वेश्चन हो गए। 29वें क्वेश्चन के बाद में देखो तुम्हारे 30वां क्वेश्चन है जो सीधा ये टी कोशिका और बी कोशिकाओं में अंतर बताना है। तो सीधे संक्रमण
सीधे संक्रमण सेल पर हमला करेगी तो टी कोशिकाएं कहलाएगी, और बी कोशिकाएं होती है जो पहले एंटीबॉडी बनाएगी फिर एंटीजन पर हमला करेगी। इसके बाद में जो टी कोशिकाएं होती है जो इनका सभी का बोन मेरो में ही उत्पादन होता है, और एक का परिपक्व भी बोन मेरो में होता है। इसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन दे रखा है, आप किस प्रकार एक कंकाली पेशी और अर्ध पेशी में विभाजित करेंगे। तो कंकाली पेशी होती है वो कैसी होती है, अरेखित होती है, बहुकेंद्रिक होती है और ऐच्छिक पेशी होती है। जबकि जो दूसरी कोशिकाएं होती है ना हृदय पेशी, वो अनैच्छिक होती है, रेखित होती है और इसमें केंद्रक एक ही पाया जाता है, किसमें, हृदय पेशी में। जबकि जो कंकाली पेशी पड़ते हैं उसमें बहुकेंद्रक बहुत सारे केंद्रक पड़ते हैं। इसके बाद में 33वां क्वेश्चन है तुम्हारे, है ना, 32वां क्वेश्चन है संधि, और ये पूछा गया है 32वें क्वेश्चन की संधि क्या होती है। तो अस्थि और उपास्थि, अस्थि जहां पर भी मिलती है वहां पर संधि बनती है, अपना जोड़ वगैरह होती है ना। तो उसने पूछा है कि साइन और बेल संधि के दो उदाहरण बताइए। साइन और बेल संधि का मतलब होता है वह संधि जिसमें तरल भरा रहता है, यानी कि द्रव भरा रहता है ना। तो उसके दो प्रकार, क्योंकि उसमें पहले तो कंदुकली का संधि हो जाएगा, दूसरी हिंड हिंज जॉइंट हो जाएगा। ये कंधे में पाई जाती है, अपना जो कंधा होता है ना ये वाला, तो ये जॉइंट होता है, ये कौन सी होती है, कंदुकली का संधि, जो कूटा संधि भी बोला जाता है। इसे कूटे की तरह देखो अपना हाथ होता है जो जिसे रस्सी के चारों ओर घुमाते थे वैसे घूम जाता है। हिंज जॉइंट होता है जो कोहनी, उठना और टकना, इसको कब्जा संधि भी बोला जाता है। देखो एक ही प्रकार खुलती है, दूसरी प्रकार नहीं खुलती है, दूसरी तरफ नहीं खुलेगी। इसके बाद में 33 है तंत्रिका, तंत्र का नियमन करने वाले क्या कहलाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इसने पूछा भी है ये कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, है ना। इसके बाद में देखो मनुष्य के वृक्क के क्या कार्य है, ये तो आपने को सभी को बताया। किडनी के क्या कार्य है, उत्सर्जन का कार्य है, यूरिक और यूरिक एसिड को बाहर निकालता है। इसके बाद में पादप कोशिका का नमन की चित्र पूछा है, तो पादप कोशिका का सभी को चित्र याद है। देखो पादप कोशिका सभी ने पढ़ा हुआ है, ये सभी का पादप कोशिका कैसी होती है, पादप कोशिका ऐसी होती है, सभी पढ़ते हैं इसको। ये कौन सी होती है, पादप कोशिका होती है। ये इसमें क्या रहता है, एक बड़ी सी रिक्तिका रहती है, चारों ओर झिल्लियां पाई जाती है, उसको बनाना है, जैसे ये रिक्तिका बनानी है, इधर केंद्रक बनाना है ना, इसमें राइबोसोम वगैरह बनाने हैं। तो इस प्रकार से इसके सारे द्रव्य रहती है, रिक्तिका होती है, ये केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाएगा जो गुणसूत्र होता है। तो भित्ति और झिल्ली वाली होती है। जबकि जंतु कोशिका पूछा जाता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका कुछ इस प्रकार बनाते हैं, पढ़ते हुए इन कोशिकाओं को। इसमें केंद्र कहाँ रहता है, बीच में रहता है, इस प्रकार से रहता है इसमें केंद्र, है ना। इस प्रकार से राइबोसोम पाए जाते हैं इसके चारों ओर, तो ये इसके बीच में केंद्र रहता है। इसमें जो रिक्तिकाएं होती है वो छोटी छोटी होती है, जबकि इसमें रिक्तिकाएं एक ही होती है लेकिन बड़ी होती है। ये चीज याद रखना। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर पूछा है 36वें क्वेश्चन में। तो प्रोकैरियोटिक जो पुरानी प्रकार की कोशिकाएं थी जिनमें केंद्र का विकसित था, न क्रोमेटिन पदार्थ विकसित नहीं पाया जा रहा था, अधिकतर आरएनए रहता था। तो इस प्रकार से आरएनए से ही विकास हुआ है इनका, है ना। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछा है। फिर एक पक्षमार्ग और कक्षाभिका की आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन करने वाला चित्र पूछा है। तो देखो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है कि जो कोशिकाएं होती है उसको आंतरिक संरचना का अध्ययन किया करने के लिए जो चित्र होता है उसमें 9+2 की व्यवस्था होती है। परिधीय तंतु कितने होती है, इसमें 9 होते हैं, और उसके अंदर तंतु कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 9+2 की होती है। जीव द्रव्य भरा रहता है। पक्षमार्गी और कशाभिकाएं, कशाभिकाएं कहाँ पाई जाती है, लेमाइड और मोडा। संख्या में क्या रहती है, संख्या में ये कम रहती है, एक या 2 रहती है। जबकि पक्षमार्गिका होती है पैरामीशियम में पाई जाती है, संख्या में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये भी चीज याद रखना है। इसके बाद में देखो तुम्हारे इसने पूछा है 38वें में रेनिन हार्मोन किन कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो रेनिन जो हार्मोन होता है वो जकस्टा मेरुलर, वृक्क की कोशिका होती है, जकस्टा मेरुलर सेल से स्रावित किया जाता है। इसका कार्य होता है रक्तचाप, ब्लड की मात्रा, इनका नियंत्रण या इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन। इलेक्ट्रोलाइट जो अपने शरीर में पाई जाती है उनका संतुलन भी किनके द्वारा किया जाता है, रेनिन हार्मोन के द्वारा। ये चीज हो गया। इसके बाद में सिनेप्स पूछा है। तो सिनेप्स का मतलब होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने का जो संधि स्थल होता है। जैसे कि देखो, जैसे तंत्रिका कोशिका है, अपन तंत्रिका कोशिका पढ़ते हैं, और तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ने के बाद में अपन यहाँ तंत्रिकाक्ष बनाते हैं, ये द्रव्यकाएं बनाते हैं, है ना। तो ये जैसे यहाँ पर बना दी एक अपन ने, और एक कहाँ पर बनाएंगे, ये अंतिम भाग वाला ये बनाएंगे। फिर यह अंतिम भाग और ये वाली जो संधि रहेगी ये जो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, सिनेप्स का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेगी, सिनेप्स का निर्माण करेगी। इस चीज का भी ध्यान रखना विशेष तौर पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद में पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच के कार्य होते हैं। तो देखो कैल्शियम और विटामिन डी का संश्लेषण करने का कार्य करता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर। देखो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम का नियमन करेगा, विटामिन डी को एक्टिव भी करने का यही कार्य करता है। विटामिन डी को एक्टिव भी यही करता है ना। इस प्रकार से तुम्हारा बहुत सीधा पेपर था, बहुत अच्छा। अगर इसमें से देखा जाए ना तो तुम्हारे जो नीट वगैरह की जो पेपर होते हैं ना, नीट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छा पोर्शन है ये, उनका ध्यान रख लेना। बहुत सबसे ज्यादा बायोलॉजी को अगर पढ़ा जाना चाहिए तो 11th में पढ़ा जाना चाहिए। 12th क्लास में तो क्या है
चैप्टर है तुम्हारे 12-13 चैप्टर है, उनमें से कुछ भी नहीं है उसमें, ज़्यादा कोई ये वाली बात नहीं। उसके बाद में ध्यान देना, तुम्हारे जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन था मानववर्त्य का नामांकित चित्र, ये भी तुमको सभी को आता है। आली दो नीली पोते दो दो, कहाँ से रक्त आता है, कहाँ से रक्त बाहर जाता है, कौन सा अपवाद स्वरूप फुफ्फुसे ध्वनि फुफ्फुसे शिरा में किस प्रकार से विपरीत कार्य करता है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में 42वां क्वेश्चन है संकुचनशील प्रोटीन पूछा है तुम्हारे को। संकुचनशील प्रोटीन में एक्टिनोमायोसिन पाया जाता है, एक्टिन को एफ भी कहा जाता है जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पे कार्य करता है, जबकि जो मायोसिन होता है वो मेरोमायोसिन एचएमएम और एलएलएम इस पे कार्य करता है। इसकी संरचना पूछिए, सिंगल मायोसिन प्रोटीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, याद रख लेना। इसमें ये बैंड वगैरह होते हैं, द्रव वगैरह होते हैं, है ना, चारों बैंड पे कार्य करती है। इस प्रकार से ये है। यदि पीनियल ग्रंथि को शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीनियल ग्रंथि को जैविकड़ी कहा जाता है, अपने जो दिनचर्या होती है उसका नियमन करने का कार्य भी कौन करती है, ये पीनियल ग्रंथि। अभी इसी को हटा देंगे तो क्या होगा, कार्य नहीं करेंगे, बॉडी कार्य करना बंद कर देगी, है ना। और इस प्रकार से ध्यान रख लेना कि तुम्हारे आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, इनको अच्छे से करना। और जिनका मकसद है नीट में जाना, जिनका मकसद है मेडिकल क्षेत्र में अपना खुद का कुछ करने का, तो एक चीज़ याद रख लेना कि अगर तुम्हें 11वीं की बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ी तो तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे बेसिक चीज़ है। जय हिंद, जय भारत।